कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस की पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछे करो। सक्सेस मार्केट तुम्हारे पीछे आएगी। Hey, hello dear students, I welcome back to the channel. So in this video, I am going to explain you about mock round. So as you know, today is the last and final chance to revise your choices. So in this video, I am going to correct you like what is अगेंस्ट कैटेगरी मेरिट, अगेंस्ट कैटेगरी क्या है, मेरिट और फाइनल मेरिट में क्या डिफरेंस है, सीट मैट्रिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, आप किस तरीके से अपनी कॉलेज की चॉइसेस को रिवाइज कर सकते हैं, आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं किस तरीके से बेटर तरीके से फिल कर सकते हैं और किस तरीके से आप कॉलेज को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए तो आप इस पूरे राउंड को समझ पाएंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो, आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू टू दोज जो पहली बार चैनल पर आए हैं या फिर जो चैनल को देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। एक बार के लिए तो मैं इस वीडियो को नहीं बनाने का सोच रहा था, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, 5-6 घंटे लग जाते हैं पूरा वीडियो बनाने से लेके अपलोड करने तक। बट यही है कि एक कमेंट मुझे मिला 6 घंटे पहले, तो उसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं वापस बनाऊं, क्योंकि इस तरह के जो स्टूडेंट्स के जो रवैये हैं, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो इस कंटेंट से हेल्प तो ले रहे हैं, नॉलेज भी ले रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा सेल्फिश रवैया है उनका। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को बता दूं कि अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो आने वाले टाइम में आपको भी कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। आप ये मान के चलिए कि 4 साल के अंदर बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, लाइक स्कॉलरशिप रिगार्डिंग, लाइक फ़ी रिफंड के रिगार्डिंग, लाइक प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग, लाइक देयर आर सो मैनी थिंग्स कि अभी तो फीस रिफंड का भी बहुत इशू आएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट फीस भर देंगे और फीस तो ऑलमोस्ट सभी को काउंसलिंग फीस भरनी है, फीस रिफंड का भी इशूज़ आएंगे, बहुत सारे इशूज़ आएंगे और आपको बताने वाला कोई नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है कि कोई नहीं बताएगा आपको कि किस तरीके से, क्योंकि ऐसा कोई मीडियम, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर है ही नहीं कि जो परफेक्ट नॉलेज रखता हो। तो आपको इन सब की नॉलेज कोई नहीं देने वाला। आप कॉलेज में जाने के बाद इस तरीके से कॉलेज चेंज कर सकते हैं, ब्रांच चेंज कर सकते हैं, वहाँ पर जाने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होने वाली। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आप आगे भी मेरा सपोर्ट चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, तो बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है कि आपको भी मुझे कम से कम सपोर्ट करना पड़ेगा और एक आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करता हूँ और डिटेल और एक्यूरेट नॉलेज डिलीवर करता हूँ। इस तरह का फ्री ऑफ कॉस्ट एंड डिटेल आपको कहीं नहीं मिलने वाला। बाकी जितने सारे हैं उनकी कहीं ना कहीं पेड काउंसलिंग चलती है, वो अपनी पेड काउंसलिंग का एडवर्टाइज करने के लिए आते हैं, हवाबाजी करके चले जाते हैं, उनकी नॉलेज में कोई डिटेल नॉलेज होती नहीं है। इतना तो आप ब्राउचर को पढ़ के ही समझ लेंगे, जितना वो बोल के जाते हैं उतना तो आप ब्राउचर को पढ़कर खुद भी समझ सकते हैं, उसमें कोई खास बात होती नहीं है। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मेरा पूरा चैनल स्क्रॉल कर देखेंगे, आपको कहीं पर भी पेड का नहीं आएगा। ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास भी पेड के ऑफर नहीं आ रहे हैं, बट मेरे पास भी आ रहे हैं, बट मैं नहीं चाहता कि उस तरफ मैं जाऊँ, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए मैंने ये शुरू किया था चैनल, वो पर्पज़ मेरा फुलफिल होना चाहिए कि स्टूडेंट्स कम्युनिटी की फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करना, उनको सपोर्ट करना। बट आप खुद ही देख लीजिए कि इतना करने के बाद भी, इतनी मेहनत के से वीडियो बनाने के बाद भी सब्सक्रिप्शन बेस कितना कम है। और ऐसा नहीं है कि लोग इसको देख नहीं रहे, देख तो बहुत रहे हैं बट सब्सक्राइब उतना नहीं कर रहे हैं, बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूँ। आप इतना तो दिमाग लगा सकते हैं कि जो पेड आपको काउंसलिंग करा रहे हैं, पेड सर्विस करा रहे हैं, वो आकर जाकर आपको बस अपने पेड काउंसलिंग की तरफ कैसे भी अटैक कराना चाह रहे हैं। ना वो आपकी क्वेरीज का कोई रिप्लाई दे रहे हैं, ना आपके आंसर्स का रिप्लाई दे रहे हैं। आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर देख लेना, मैं लगभग ऑलमोस्ट सभी की क्वेरीज का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, उसमें भी मेरे 2-3 घंटे खराब हो जाते हैं। तो मैं आपके लिए इतना आगे बढ़ कर सपोर्ट कर रहा हूँ, बट उसके बदले में मुझे आपसे जो लाइक चाहिए, सब्सक्रिप्शन चाहिए, वो भी नहीं मिल पाता है। तो ये काफ़ी डिमोटिवेटिंग होता है ऐसे स्टूडेंट्स की तरफ से जो एक सेल्फिश रवैये के तहत ही रहते हैं। बट उन सभी का थैंकफुल हूँ जिनकी वजह से मुझे मोटिवेट मिलता रहता है। सो आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं बस यही कह सकता हूँ आपसे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। अगर आपको नॉलेज मिल रही है यहाँ से तो इतना सा आपको दिक्कत वहाँ पर कहाँ है। आप आराम से उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट करेंगे तो यूट्यूब भी उसको आगे फॉरवर्ड करेगा, जिससे और भी स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को उसमें मदद हो सके, क्योंकि काफ़ी लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं है मेरे चैनल के बारे में, तो वो इस हेल्प को ले भी नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हैं जिनको अभी तक इसके बारे में पता ही नहीं है। So at last, I am requesting you all again, if you are getting knowledge from my videos, so please like, subscribe and support. Subscribe is the best way to support me. सो स्टार्टिंग विद दिस वीडियो, मॉक राउंड, जैसा कि आप जानते हैं कि आज लास्ट एंड फाइनल चांस है अपनी चॉइसेस को रिवाइज कर सकें। तो मॉक राउंड के बारे में पहले बता चुका था, बहुत जल्दी मैं वापस बता देता हूं। जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो मॉक राउंड वास्तविक आवंटन राउंड नहीं होता है, बल्कि उम्मीदवारों को यह समझाने में मदद करने के लिए एक अनुमानित पूर्वालोकन होता है। आपके लिए पूर्वालोकन है, ये अनुमानित पूर्वालोकन है, ये वास्तविक राउंड नहीं है कि उनकी पसंद योग्यता के आधार पर कैसा प्रदर्शन, जो आपने चॉइस फिल की हुई है उसके बेसिस पर आपको क्या मिल सकता है। तो ये दर्शाता है कि आपको मौजूदा विकल्प खत्म होने की संभावना है या नहीं, कहीं आपके चॉइस एग्जॉस्ट तो नहीं हो रही जो भी आपने भरी है, तो आप उन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान में रखना है कि इस राउंड में आधिकारिक तौर पर कोई सीट आवंटित नहीं की गई, ऑफिशियली आपको कोई सीट इसमें आवंटित नहीं की गई है। बस ये आपको बताने के लिए है कि अगर आपकी चॉइस एग्जॉस्ट हो रही है तो उसको सही कर लीजिए। अगर आपको कॉलेज जो अलॉट हुआ है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, उसके ऊपर नीचे आपने क्या फिल कर रखा है उनको देख लें। अगर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मॉक राउंड के बाद उम्मीदवार किसी भी भरे हुए विकल्प को हटा नहीं सकता, तो ये फाइनल चांस है, मैंने बता दिया। इसके बाद आप कुछ भी हटा नहीं सकते। वह मॉक राउंड परिणाम के आधार पर नए विकल्प अपडेट या जोड़ सकते हैं। बट आपके पास अब रिजल्ट आ चुका है मॉक राउंड का, तो आप नए विकल्प को इसमें ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये अंतिम लॉकिंग से पहले वरीयताओं को परिष्कृत करने में मदद करता है। सूचित निर्णय लेने के लिए मॉक राउंड का उपयोग करें और वास्तविक आवंटन राउंड में अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाएं। तो वास्तविक जो राउंड होगा उसके अंदर आपकी, जो मैं वापस इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि ये वास्तविक राउंड नहीं है, बट ये वास्तविक राउंड में आपको जो मिलने वाला है उसकी संभावनाओं को आप अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। और जो रियल राउंड है, एक्चुअल राउंड है, उसमें काफ़ी कुछ बदल जाता है, काफ़ी फेरबदल हो जाते हैं। तो ये एक बस आपको दर्शाने के लिए है, ये एक्चुअल से काफ़ी डिफर करेगा। जब एक्चुअल रिजल्ट आएगा तो काफ़ी अंतर आप महसूस करोगे।
उसके बाद इसके लिए आपको अगर आप रिवाइज करना चाह रहे हैं तो कैसे अनलॉक करते हैं वो भी मैंने बता दिया था। आपको कैंडिडेट पैनल में जाना पड़ेगा, वहाँ पर क्लिक हियर फॉर चॉइस अनलॉक एंड पेमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। एक अगली विंडो होगी, वहाँ पर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड आप डालेंगे, फॉर्म नंबर, फिर जैसे जैसे वो प्रोसीड करेगा तो आपको 50 रुपीज़ पे करने, उसकी आपकी चॉइस अनलॉक हो जाएंगी। फिर आप वापस लॉगिन कर लेंगे तो आपका चॉइस कॉलेज चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। इस तरफ कॉलेज के नेम बताता है, इस तरफ ब्रांच का नेम कराता है। आप कॉलेज और ब्रांच चूज कर लेंगे, ऐड चॉइस पर क्लिक करेंगे, चॉइस नंबर पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आपकी वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ऐसे ही फिर दूसरी बार करना है, दूसरे नंबर की चॉइस ऐड हो जाएगी, तीसरे नंबर की चॉइस ऐड हो जाएगी, चौथे पांचवें जितनी भी चॉइस आप ऐड करना चाहते हैं वो सब ऐड हो जाएंगी। तो उसके बाद सबको ऐड करने के बाद आप सेव चॉइस पे क्लिक कर सकते हैं, इस पर सेव चॉइस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर रिमूव कॉलेज, अगर बीच में आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं तो ये डिलीट का है, अगर इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ से हट जाएगा। इसको अगर ऊपर ले जाना चाह रहे हैं तो ऊपर वाले एरो पे क्लिक करेंगे और नीचे ले जाना चाह रहे हैं तो नीचे वाले पे। तो इसको सेव करके रख लेंगे और जैसे ही लास्ट मोमेंट आए आज शाम तक, फिर आप शाम को 6-7 बजे के बाद क्या करें, लॉक चॉइस पे क्लिक कर देंगे। लॉक चॉइस पे क्लिक करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट या तो प्रिंट आउट ले सकते हैं या उसकी फोटो खींच के रख सकते हैं या उसको कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं, जिससे आपको पता रहे आपने क्या फिल किया था और आपको क्या मिला है, जिससे आगे कई बार रीप के एंड पे गलतियां हो जाती हैं तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि आपने क्या फिल किया था और क्या आपको मिला है। इसलिए हमेशा उसका प्रिंट आउट लेना ठीक रहता है और प्रिंट आउट तभी ले सकते हैं जब आपने चॉइस को लॉक कर दिया हो। तो एट लास्ट जब इसका क्लोजिंग का टाइम आ जाए तो आपको चॉइस को लॉक कर देना है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। अगर आप लॉक नहीं भी करते हैं, अगर आपकी चॉइस सेव हैं तो वो अपने आप भी लॉक हो जाती हैं, पर आप उसका प्रिंट आउट नहीं ले पाओगे कि आपकी चॉइस क्या थी एक्चुअल में। तो ये तो हो गया हाउ टू अनलॉक चॉइसेस। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर व्हाट इज अगेंस्ट कैटेगरी। आपको जो अभी जो मॉक राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है तो वहाँ पर अगेंस्ट कैटेगरी लिखा हुआ आ रहा है और इस बार मेरिट और मेन मेरिट यहाँ पर नया जोड़ा गया है, तो ये सब भी नया जोड़ा हुआ अगेंस्ट कैटेगरी रिमार्क। तो इसके अंदर मैं आपको समझा देता हूँ इसका क्या चक्कर है। आपको ये बताया जा रहा है कि अभी सभी को जनरल कैटेगरी में सीट हुई है, कैटेगरी का एडवांटेज नहीं मिला है। मैं वापस दोहरा रहा हूँ, आपको ये गलत इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है कि आपको कैटेगरी का एडवांटेज नहीं मिला है, आपको अभी जनरल कैटेगरी मिली है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब अगेंस्ट कैटेगरी का मतलब ये नहीं है कि आपको जनरल कैटेगरी में सीट मिली है, रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला है, तो अगेंस्ट कैटेगरी का मतलब ये नहीं होता है। तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार मेन मेरिट क्या है। तो मेन मेरिट के अंदर वो मेरिट है जितने भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है, चाहे वो राजस्थान के हो या आउट ऑफ राजस्थान के कैंडिडेट हैं, दोनों को प्लस करके जो मेरिट बनी है, एक तो हो गया राजस्थान के कैंडिडेट और प्लस आउट ऑफ राजस्थान के कैंडिडेट हैं, उन दोनों को ऐड करके जो रैंक बनी है वो है मेन मेरिट, और मेरिट है सिर्फ राजस्थान कैंडिडेट्स को जो रैंक मिली है वो मेन मेरिट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं अगेंस्ट कैटेगरी रिमार्क। तो इसको ध्यान से समझना कि अगेंस्ट कैटेगरी रिमार्क का मतलब क्या है। तो किसी के AGEN OBC लिखा आ रहा है, किसी के ASC SC लिखा आ रहा है, किसी के ब्लैंक आ रहा है, उसके बाद किसी के AGE NF आ रहा है, AS इस तरीके से MRG आ रहा है, ATS पे MRG ORE, इन सबका मतलब क्या है वो बता देता हूँ। इससे पहले आपको सीट मैट्रिक्स को समझना होगा। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि एक्चुअल जो सीट मैट्रिक्स होती है वो इस तरीके से होती है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो आपको 60 दिखाई दी है वो 60 सारी सीटें आपके लिए नहीं होती, वो डिवाइड हो जाती हैं। जैसे ओपन सीट्स कितनी हैं, उसके अंदर मैनेजमेंट सीट्स कितनी हैं, उसके बाद यहाँ पर टोटल SC फीमेल, ST टोटल, ST फीमेल, ST TSP फीमेल, ST टोटल, OBC फीमेल, OBC टोटल, MBC। तो इस तरीके से बहुत सारे रिजर्वेशन होते हैं और इसके अकॉर्डिंग सीट्स क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर टोटल 30 सीटें थी तो ये 30 सीटें हैं, वो देखो कैसे कैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो यहाँ पर जितनी भी जो कैटेगरीज हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर ओपन सीट्स की बात करें तो 25 ओपन सीट्स रह जाती हैं, 5 तो मैनेजमेंट में चली जाती है क्योंकि 15% मैनेजमेंट का कोटा होता है। इस 25 में से भी आउट ऑफ राजस्थान के लिए कुछ सीटें चली जाएंगी और उसके बाद जनरल के लिए रह जाती हैं। तो हर उस कैटेगरी के अंदर काफ़ी कम सीट्स रह जाती है। तो ये सीट का मैं क्राइटेरिया पहले बता चुका हूँ। तो इस सीट के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो वो कैसे आपको रिमार्क मिले हैं वो वापस उसी पर आते हैं। तो ये जो अगेंस्ट कैटेगरी है ये क्या है कि इंजीनियरिंग काउंसलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो सीट्स आर ऑफन रिजर्व फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज, मतलब सीट्स रिजर्व रहती हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। जैसे कि मैंने आपको सीट मैट्रिक्स दिखाया तो OBC के लिए सीटें रिजर्व हैं, आउट ऑफ राजस्थान के लिए सीटें रिजर्व हैं, SC ST सभी के लिए सीटें रिजर्व हैं। तो जैसे जनरल कैटेगरी हो गई, OBC कैटेगरी हो गई, SC ST EWS PWD एंड अदर लाइक हैं। अगर होता क्या है कि अगर कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलता है रिजर्व कैटेगरी में तो वो सीट फिल करने के लिए तो वो सीट वैकेंट रह जाती है। तो उस वैकेंट सीट को फिल करते हैं अनदर कैटेगरी के कैंडिडेट से। मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं, जनरल कैटेगरी की सीट्स में तो क्या सभी एलिजिबल होते हैं, और उसके बाद मान लीजिए कि कोई OBC की सीट्स हैं और OBC की सीट्स उसकी कैटेगरी से फिल नहीं हो पा रही हैं, तो उसके अंदर दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को क्या कर देता है, मर्ज कर दिया जाता है। तो OBC जो कैटेगरी है वो जनरल के साथ यहाँ पर मर्ज हो जाएगी। तो ऐसे TSP के जो कैंडिडेट होते हैं वहाँ पर बहुत कम फॉर्म भरे जाते हैं, तो स्टूडेंट्स को TSP की सीट मर्ज करके अलॉट कर दी जाती है, क्योंकि TSP की खाली जा रही है तो उसको साथ मर्ज करके दी जाती है। जैसे आउट ऑफ राजस्थान की जो सीट्स हैं वो मर्ज करके कर दी जाती हैं, क्योंकि उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स कम अप्लाई करते हैं, तो उसमें काफ़ी सीटें खाली रह जाती हैं। 15% इनका रिजर्वेशन होता है, तो वो सारी सीटें क्या कर दी जाती हैं, मर्ज कर दी जाती है। तो जैसे OBC कैंडिडेट्स की अगर सीटें खाली हो गई तो वो जनरल के साथ मर्ज कर दी जाएंगी, SC की सीटें खाली रहेंगी तो वो जनरल के साथ मर्ज कर दी जाएंगी, ST EWC, तो जितनी भी कैटेगरी की सीट्स हैं वो जनरल के साथ क्या कर दी जाएंगी, मर्ज कर दी जाएंगी। आउट ऑफ राजस्थान की वो जनरल के साथ मर्ज कर दी जाती हैं। तो अगेंस्ट कैटेगरी का मतलब यही है कि आपकी मतलब जो भी कैटेगरी है उसके अगेंस्ट में दूसरी सीट के साथ मर्ज करके वो सीट दे देते हैं जब नो एलिजिबल कैंडिडेट अवेलेबल होता है रिजर्व कैटेगरी में। तो दैट वैकेंट सीट में भी फिल्ड बाय कैंडिडेट फ्रॉम अनदर कैटेगरी, तो वो जो वैकेंट सीट होती है दूसरे कैंडिडेट की अनदर कैटेगरी से फिल की जाती है। दिस इज कॉल्ड एन अगेंस्ट कैटेगरी। तो इसको ही अगेंस्ट कैटेगरी यहाँ पर बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं समझा देता हूँ कि मान लीजिए SC की रिजर्व सीट है और ये वैकेंट हो जाती है किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जो भी चूज़ किया है। सो आफ्टर ट्राइंग ऑल SC एप्लीकेंट्स, मतलब सारे एप्लीकेंट्स को सीट देने के बाद अगर इफ नो वन टेक्स दैट सीट इट माइट बी ऑफर टू अ जनरल और OBC कैटेगरी स्टूडेंट, तो वो जो सीट है वो जनरल के साथ मर्ज हो जाती है या किसी दूसरी कैटेगरी के साथ मर्ज हो जाती है। रीप के अंदर की बात होती है जो वो क्लियर नहीं करके बताता। तो अगर किसी भी कैटेगरी की कोई सीट खाली हो जाती है तो वो मर्ज हो जाती है। और दूसरा ये है कि अगेंस्ट कैटेगरी का मतलब है कि मान लो कोई SC कैटेगरी का स्टूडेंट है, अगर उसकी 90 से ऊपर परसेंटाइल है तो वो तो जनरल कैटेगरी की सीट पर ही एक्वायर कर लेगा, मतलब उसको रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके 90% है तो वो ऑटोमेटिक जनरल की सीट में चला
आ जाएगा। तो ये भी है, अगर कोई कैटेगरी वाला पर्सन है, अगर उसकी रैंक अच्छी है, उसकी परसेंटाइल अच्छी थी, तो वो ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएगा और उसकी सीट खाली हो जाएगी, और उसकी सीट खाली हो जाएगी तो वो मर्ज होती जाती है। तो ये सारा सिस्टम होता है। दैट स्टूडेंट इज देन सेट टू बी एडमिटेड अगेंस्ट एससी कैटेगरी। तो इसका मतलब होता है जो लिखा हुआ है कि आपके अगेंस्ट के सामने, अगेंस्ट कैटेगरी के सामने अगर एससी लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपके सामने अगेंस्ट कैटेगरी लिखा हुआ है तो एससी लिखा हुआ है तो वो क्यों लिखा हुआ है। तो इस वजह से ये लिखा हुआ होता है कि जितनी भी, तो मान लीजिए किसी मतलब किसी स्टूडेंट को पर्टिकुलर सीट मिल गई है, तो वो अगर एससी की सीट खाली होने की वजह से मिली है तो उसमें अगेंस्ट एससी कैटेगरी लिखा जाएगा। तो आपको इस बारे में ध्यान रखना है। दिस प्रोसेस इज गवर्न बाय रिजर्वेशन एंड सीट कन्वर्जन रूल्स। मतलब ये सीट कन्वर्जन के रूल्स होते हैं, ये इंटरनल होते हैं जो ओपन प्लेटफॉर्म पे बताते नहीं है। एंड द कट ऑफ अगेंस्ट कैटेगरी सीट्स में भी डिफर स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी एंड डिमांड। सो ये आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि व्हाट इज अगेंस्ट कैटेगरी। अगेंस्ट कैटेगरी का मतलब ये नहीं है कि सभी को जनरल में सीट अलॉट हुई है, कैटेगरी का एडवांटेज नहीं मिला। अगेंस्ट कैटेगरी का मतलब यही है कि किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी अगर सीट वैकेंट है तो उसके खाली रहने पर उसको मर्ज कर उसको जनरल के साथ मर्ज कर उसको वहाँ पर दे दिया जाता है और बता दिया जाता है कि ये इसके अगेंस्ट में यहाँ पर मिली है। तो हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर AGEN लिखा हुआ है, तो ये कैंडिडेट था, जैसे ये OBC का कैंडिडेट था, बट इसके सामने लिखा गया AGEN लिखा गया, तो इसका मतलब हो गया अगेंस्ट जनरल। तो मतलब जो जनरल की सीट थी वो इस OBC कैंडिडेट को मिल गई है। उसके बाद SC कैंडिडेट है तो इसको अगेंस्ट SC के अकॉर्डिंग ही मिली है, या फिर अगर इसके अंदर कोई दूसरा रिमार्क आता तो उसको दूसरे के अगेंस्ट मिली हुई थी। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है। अगर किसी का ब्लैंक है तो उसको उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही मिल गई है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ब्लैंक के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, उसको उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही अलॉट हुई है। और अगर दूसरा है कि ब्लैंक है तो चॉइस एग्जॉस्टेड का भी केस हो सकता है। तो यहाँ पर AGNF का मतलब है कि अगेंस्ट जनरल फीमेल। जैसे कैंडिडेट है उसको EWS कैटेगरी है, उसको मतलब उसकी कैटेगरी EWS है, बट उसको सीट अलॉट हुई है अगेंस्ट जनरल फीमेल। तो AGNF का मतलब हो गया अगेंस्ट जनरल फीमेल। तो उसको ऊपर की प्रायोरिटी पर रखकर, क्योंकि यहाँ पर सीट खाली थी तो उसको अगेंस्ट जनरल फीमेल वाली सीट दे दी उसको, तो उसको उसकी कैटेगरी का एडवांटेज नहीं मिल पाया। तो उसको कैटेगरी का एडवांटेज मिलने से बेटर जनरल कैटेगरी में उसको फीमेल की सीट मिलने पर वो एडवांटेज मिल रहा था, तो उसको वो एडवांटेज दे दिया वहाँ पर। तो कैटेगरी एडवांटेज से ये इनका फिल्टरिंग का एक मैकेनिज्म होता है, फिल्टरिंग का तरीका होता है कि वो आपकी कैटेगरी, अगर आपकी रैंक अच्छी है या बेटर है तो आपकी कैटेगरी से ऊपर वो दूसरी प्रायोरिटी में जाकर अगर सीट खाली होती है, जो भी चॉइस फिल कर रखी है, तो वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये जैसे जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पर दे रखी है अगेंस्ट SC फीमेल मर्ज करके। मतलब SC फीमेल ने काफ़ी कम अप्लाई किया तो उनकी सीटें खाली रह गई, तो वो जनरल के साथ मर्ज कर दी, और जनरल के साथ मर्ज कर दी तो जनरल कैंडिडेट को वो सीट अलॉट कर दी। तो ये रूल होता है, ये इनसाइड रूल बना होता है। इसके ये कैसे क्या बना रखा है, कैसे क्या काम करता है, ये रीप खुद ही डिसाइड करता है। ये जो भी एडमिशन अथॉरिटी होती है उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये चलता है। उसके बाद जैसे ये है, मान लो कोई OBC है, जनरल है, SC SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो उनको ये वाली सीट्स भी अलॉट हो सकती है, इसके अगेंस्ट भी मिल सकती है। तो इसका मतलब हो गया अगेंस्ट TSP। तो TSP की सीटों को मर्ज कर दिया, क्योंकि TSP के फॉर्म भी काफ़ी कम फिल किए जाते हैं, तो वो सारे मर्ज हो गए। तो किसी भी OBC कैंडिडेट को अगेंस्ट TSP सीट में मिल सकता है, जनरल कैंडिडेट को अगेंस्ट TSP सीट मिल सकता है, बेस्ड ऑन योर चॉइस। तो रिजर्वेशन उसलिए होता है जब आपकी मेरिट डाउन होती है, तब रिजर्वेशन का फायदा मिलता है, तब कैटेगरी का फायदा मिल रहा है, और आपने किस तरीके से चॉइस फिल करी है। अगर आपकी रैंक अच्छी है, आपकी मेरिट अच्छी है और ऊपर की सीटें अगर आपके पास हैं, आप जनरल की कट ऑफ के अंदर कंप्लीट करवा पा रहे हैं, तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या किया जा रहा है, जहाँ जहाँ पे सीटें खाली होती जा रही हैं तो उसको अगेंस्ट कैटेगरी में कन्वर्ट करके मर्ज करके सीटों का अलॉटमेंट किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये जनरल है या SC है, तो आउट ऑफ राजस्थान की भी काफ़ी सीट्स खाली रह जाती हैं, तो उन सबको भी क्या कर दिया, मर्ज कर दिया अगेंस्ट आउट ऑफ राजस्थान मर्ज। मतलब उसकी मर्ज सीटें करिए, उनको काउंट कर लिया। और मान लो कोई जनरल का कैंडिडेट है, क्योंकि 15% सीट आउट ऑफ राजस्थान के लिए रिजर्व होती है और खाली जा रही है, तो वो जनरल कैंडिडेट को वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। और उसके बाद भी जनरल कैंडिडेट्स ना मिलकर उसको SC के लिए भी या दूसरी कैटेगरी के लिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जनरली यहाँ पर MRG का मतलब है मर्ज सीट। तो मर्ज किस किस को कर रहे हैं, जनरली TSP, जहाँ पर सीटें खाली रहती हैं, आउट ऑफ राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं, SC ST कैंडिडेट में स्पेशली जो फीमेल कैटेगरी है वहाँ पर कम रहती है, तो ये ज़्यादातर जहाँ पर सीटें खाली रह जाती हैं उन सबको पहले ही मर्ज कर दिया जा रहा है। और जैसे ही वहाँ पर सीट खाली होती है, क्योंकि वो रिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं, वहाँ पर आपको सीट अलॉट कर दी जा रही है। तो इसका मतलब अगेंस्ट कैटेगरी का मतलब ये होता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, फिर भी आपको डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान में रखें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी को जनरल कैटेगरी में सीट अलॉट की गई है, कैटेगरीज के अकॉर्डिंग भी सीट अलॉट की गई है, बट ये अगेंस्ट जनरल ASC अगेंस्ट जनरल फीमेल, इसका क्या मतलब है आप समझ गए होंगे। मतलब उसकी कैटेगरी तो ये थी, बट उसको अगेंस्ट जनरल में सीट दे दी, क्योंकि वहाँ पर सीट भी खाली थी और उसकी जो रैंक है वो भी अच्छी थी, तो उसको कैटेगरी का एडवांटेज, क्योंकि जनरल की जो कट ऑफ गई है उसके अंदर वो इंक्लूड हो पा रहा है, तो उसको OBC का बेनिफिट ना देकर उसको जनरल कैटेगरी में जो सीटें खाली थी वहाँ पर उसको मर्ज कर दिया। इसका सीधा सा मतलब ये है। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी काफ़ी चॉइस एग्जिस्टेड हो गई है, उनको क्या ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको सीट इसलिए नहीं मिली है क्योंकि आपकी जितनी भी चॉइसेस वहाँ पर फिल की थी, सेलेक्ट की थी, वो ऑलरेडी फिल्ड हो, वो सारी चॉइसेस दूसरे स्टूडेंट्स में ऑलरेडी फिल्ड हो गई हैं। आपने जैसे जो भी चॉइसेस फिल करी हुई थी वो सारे कॉलेज और ब्रांचेस फिल्ड हो गए हैं, तो आपने चॉइसेस कम सेलेक्ट की थी और जो आपने करी थी वो ऑलरेडी दूसरे स्टूडेंट्स जिनकी हायर रैंक थी उनको वो मिल चुकी है, इसलिए आपकी क्या आ रही है, चॉइस एग्जॉस्टेड आ रही है। तो आपकी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रही है, वो अनअवेलेबल हो रही है, तो इस वजह से आपकी क्या चॉइस एग्जॉस्टेड आ रही है। चॉइस एग्जॉस्टेड आने का सबसे बड़ा कारण क्या है, उस एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। आपने मान लो ये चॉइस भरी है, पहले पर MBM भर ली, दूसरे पर सिविल MBM, तीसरे पर ये, उसके बाद CTA। अगर ये सारी जो सीटें हैं, अगर ये अच्छे कैंडिडेट्स हैं जिनकी अच्छी रैंक थी उनके द्वारा फिल कर दी गई होंगी और आपने भी यही चॉइस फिल की हुई है, तो आपके लिए तो यहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ नहीं बचेगा। आपने जो चॉइसेस फिल करी है अगर उसमें कुछ नहीं बचेगा तो आपका यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, चॉइस एग्जॉस्टेड लिखा जाएगा। तो अगर आप चॉइस एग्जॉस्टेड से बचना चाहते हैं तो अपनी चॉइस को वापस से रिवाइज कर लें। आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग भी नीचे के हायर चॉइस को रहने दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हायर चॉइस को रखना भी जरूरी है। हायर चॉइस को हटाओ मत, बट नीचे और चॉइस ऐड करते जाओ, अपनी रैंक की सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग चॉइस ऐड करते जाओ, जिससे आपको भी एक सूटेबल कॉलेज मिल पाए। बट हायर को हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम रैंक वालों को भी हायर कॉलेज मिल जाते हैं। कैसे मिलेंगे वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा।
तो काउंसलिंग प्रोसेस में कैंडिडेट आस्क्ड टू फिल देयर प्रेफर्ड चॉइसेस ऑफ कॉलेजेस एंड ब्रांचेस, जैसे किसी ने सीएसई इन कॉलेज एमबीएम भर दिया, ईसी भर दिया इन प्रायोरिटी लिस्ट, तो ये भर देते हैं, वहाँ पर चॉइस पूछी जाती है, पर वो ज़्यादा चॉइस नहीं भरते, उनकी रैंक कम होती है और वो सिर्फ टॉप की चॉइस भर के छोड़ देते हैं, तो फिर वो उनमें टॉप में नहीं मिल पाती क्योंकि वो सारी फिल हो जाती है, तो उनकी फिर चॉइस एग्जिस्ट हो जाती है, तो उनको कुछ नहीं मिल पाता। तो आप हायर चॉइस भरें, हायर चॉइस भरना के लिए मैंने पहले कहा है, बट कुछ लोअर चॉइस भी भरें जो आपकी रैंक को सूट करती हो, जिससे आपकी चॉइस एग्जिस्ट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सो होता क्या है सीट अलॉटमेंट प्रोसेस में कि सिस्टम है वो चेक करता है रैंक को आपकी एंड गोज थ्रू योर लिस्ट ऑफ चॉइस इन ऑर्डर, मतलब पूरी रैंक को चेक करेगा और एक ऑर्डर में चेक करेगा। अगर नन ऑफ द चॉइस यू लिस्टेड आर अवेलेबल एट योर रैंक ऑलरेडी फिल्ड बाय हायर रैंक कैंडिडेट्स, देन इट रिजल्ट्स इन चॉइस एग्जिस्टेड, तो वो उस केस में चॉइस एग्जॉस्ट आ जाता है। तो अगर चॉइस एग्जॉस्ट आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन मॉडिफाई योर चॉइसेस, आप अपनी चॉइस को मॉडिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। और मैंने आपको बता दिया हायर चॉइसेस रखो, आप बहुत सारी हायर चॉइस रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी रैंक की सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कुछ लोअर चॉइस भी रखो, एड मोर रियलिस्टिक और ब्रॉडर चॉइसेस इंक्लूडिंग ब्रांचेस एंड कॉलेजेस दैट मे हैव हायर ऑलरेडी एट रैंक। सो इस तरीके से आपको चूज करना है एंड कंसीडर लोअर रैंक कॉलेजेस ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस इफ यू आर फ्लेक्सिबल। तो अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो लोअर रैंक कॉलेजेस को और उनकी जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, जैसे सीएससी का क्रेज ज़्यादा चल रहा है तो सीएससी आपने चूज कर ली ज़्यादातर ने, या सीएससी रिलेटेड ब्रांच चूज कर ली, वो नहीं मिल पा रही है, तो कुछ कोर ब्रांचेस में अगर आपको अच्छा लगता है कि कोर ब्रांचेस चूज कर सकते हो तो वो भी आप चूज कर सकते हो। उसके बाद टीएफडब्ल्यूएस चॉइस एग्जॉस्टेड आने का जो रीज़न है, बेसिकली इसके बहुत सारे मतलब रीज़न हो सकते हैं। जो एक रीज़न तो ये है कि टीएफडब्ल्यूएस बहुत कम होती है, मतलब ज़्यादा है ही नहीं, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी जिनकी सीटें पिछले साल 50% से ज़्यादा फिल थी पर्टिकुलर ब्रांच में, उनके पास टीएफडब्ल्यूएस की सीट होती है, सभी के पास नहीं होती है। तो मैनी कॉलेजेस डजंट हैव टीएफडब्ल्यूएस सीट्स इन वेरियस ब्रांचेस एंड योर चॉइस आर नॉट सुटेबल एज पर टीएफडब्ल्यूएस असेसमेंट, फॉर दिस आपकी चॉइस एग्जॉस्ट होगी और जो आपकी रैंक है वो है उसके अकॉर्डिंग में भी हो सकता है कि वो टीएफडब्ल्यूएस में फिट नहीं बैठ पा रही, तो इसके अकॉर्डिंग वो आपको नहीं दिखा रहा होगा। तो आप लोअर आपने अपर की चॉइस भर ली है तो आप उसमें लोअर कॉलेजेस को भी ऐड कर सकते हैं अगर आप टीएफडब्ल्यूएस में कुछ चाहते हैं तो, बट टीएफडब्ल्यूएस राउंड ऑप्शनल है, अगर आप इसमें अपना मनपसंद कॉलेज लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, अगर छोड़ना चाहेंगे तो छोड़ सकते हैं। तो टीएफडब्ल्यूएस सीट को लेना कोई बाउंडेशन है नहीं। तो एक तो ये रीज़न हो सकता है कि मुश्किल से इसके अंदर 500-600 बच्चे होते हैं टीएफडब्ल्यूएस राउंड के अंदर, तो इस वजह से क्या है कि वही गिनती के कॉलेज सबने भर रखे हैं, वही एक जैसी चॉइस लगभग सभी की हैं, तो ये 500-600 से भी कम हो जाते हैं, 300 स्टूडेंट्स हो जाते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादातर स्टूडेंट का यही दिख रहा है कि टीएफडब्ल्यूएस की चॉइस एग्जॉस्ट हो चुकी है। मॉक राउंड में टीएफडब्ल्यूएस में सभी बच्चों की एग्जॉस्ट आ रही है, अगर ऐसा सभी के साथ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा। राजस्थान कैंडिडेट कॉलेज अलॉट बट टीएफडब्ल्यूएस में चॉइस एग्जॉस्ट बता रहा है, अगर सभी के साथ है तो ये सही हो जाएगा, नहीं तो रिवाइज योर चॉइस, तो आप रिवाइज कर सकते हैं, लोअर कैटेगरी की चीज़ें डाल के आप देख सकते हैं अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टीएफडब्ल्यूएस का सिस्टम समझ गए आपकी चॉइस एग्जॉस्ट आने का मतलब है कि ज़्यादातर कैंडिडेट से सेम तरह की चॉइस फिल की हुई है, सेम कॉलेजेस का ही सिलेक्शन कर रखा है, बहुत ज़्यादा लोअर रैंक के जो कॉलेजेस हैं वहाँ चॉइस नहीं कर रखा है, और टीएफडब्ल्यूएस की सीट्स लगभग सीएससी ब्रांच में तो लगभग सभी के पास हैं, बट इसके अलावा दूसरी जो सभी कोर ब्रांचेस होती है वहाँ पर बहुत सारे कॉलेज हैं, मुश्किल अगर 8-10 कॉलेजेस को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद बाकी के जितने भी कॉलेज हैं उनके पास कोर ब्रांचेस के अंदर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कईयों के पास टीएफडब्ल्यूएस सीट्स है ही नहीं, तो इसलिए आपने अगर वो फिल भी कर दी होंगी तो आपको टीएफडब्ल्यूएस में शो नहीं करेगा। तो ये सारी जो अंदर की डिटेल बातें हैं वो मैं ही बता सकता हूँ आपको, उसके बाद भी आप समझ नहीं पाते हैं कि कौन आपको अच्छी नॉलेज दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। उसके बाद क्यों जरूरी है कि आप रिवाइज करें या नहीं करें, देखिए आपका डिसीजन है आपको रिवाइज करना है कि नहीं करना, मैं बस आपको जस्ट गाइडेंस दे रहा हूँ, आप इसको समझकर अपने अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हैं। आपको सबसे पहले तो क्या करना है, आपको अपनी सारी फील्ड चॉइस को देखना है और आपको क्या मिल रहा है मॉक राउंड पे उसको ध्यान से समझना है। आपने क्या फिल किया था, अपनी ऊपर की चॉइस क्या फिल की थी, मॉक राउंड में आपको क्या मिला और नीचे की चॉइस क्या फिल की है, सबको देख लेना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ऊपर की चॉइस का ध्यान में रखना है, क्योंकि अब जो मिला है आप उससे ऊपर ही जाओगे जनरली, तो आपको ऊपर की चॉइस पर ज़्यादा ध्यान रखना है। अब जो आपको कॉलेज मिला है उससे ऊपर आपने क्या फिल करा उसको ध्यान से देखना। आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड योर करंट पोजीशन, मतलब सबसे पहले आपकी जो मॉक राउंड की जो करंट पोजीशन है उसको समझना होगा। आपकी रैंक को समझो, आप स्टेट रैंक को समझो, कैटेगरी रैंक को समझो और उसके अकॉर्डिंग फिर चॉइस को रिवाइज करो। उसके बाद आप प्रीवियस राउंड की कट ऑफ वगैरह भी ले सकते हैं, मैं और भी डिटेल में डालने वाला था बट वो ये टाइम कम मिल पा रहा है, तो मैं लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स का फीडबैक भी आपके साथ शेयर करने वाला था कि उनको किस रैंक पर किस स्टेज पर जाकर क्या मिला था, बट टाइम की वजह से मैं वो तैयार कर लिया था बट नहीं बना पाया, अभी वो इनकम्प्लीट है वीडियो, तो मैं वो भी शेयर करता कि लास्ट में एक्चुअल में स्टूडेंट को किस राउंड में जाकर क्या मिला था। तो जैसे टाइम मिलेगा मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। लुक एट व्हाट इफ यू आर अलॉटेड और गॉट यू चॉइस एग्जिस्टेड, तो आपको ये चेक करना है कि आपको क्या मिल सकता है, आपकी चॉइस एग्जिस्टेड हो रही है, इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। उसके बाद मेरी तरफ से आपको यही राय है कि आपको बैलेंस बिटवीन ब्रांच एंड कॉलेज इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। अब होता क्या है कि सभी स्टूडेंट्स को वही एमबीएम का भूत सवार है, उसके बाद सीटीयू उदयपुर का भूत सवार है, आरटीयू का भूत सवार है, उसके अंदर भी सीएससी ब्रांच का सबसे ज़्यादा है। तो मैं आपको बता दूं कि देखो ये प्रैक्टिकल है, सभी को नहीं मिल सकता एमबीएम, सभी को सीएस नहीं मिलेगी, वहाँ पर आरटीयू में भी सीएस सभी को नहीं मिलेगी। तो जो डिजर्व करेगा, जिसकी रैंक अच्छी है उसको तो मिलेगी, बट अगर किसी की रैंक 5000 है 10,000 है वो सोचे कि एमबीएम में मिले तो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। और आप जिसके पीछे भाग रहे हो एमबीएम में, इन सारे में भी आप कोई सिक्योरिटी नहीं है कि ये बहुत ही अच्छे हैं। आपको अगर थोड़ा नीचे का भी कोई भी मिल रहा है, बस गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का ये फायदा है कि आपको गवर्नमेंट एडेड सीट में एडमिशन मिलता है, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। बट आप ये सोच रहे हो कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलकर बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एमबीएम में भी इतना कोई अच्छा प्लेसमेंट और ये सारी चीज़ें नहीं है, आरटीयू और वगैरह प्लेसमेंट की हालत बहुत खराब है इनमें सभी में। तो आप ये मत सोचो कि एमबीएम में एडमिशन लेने के बाद लाइफ सेट है आपकी, वो क्यों नहीं है, उसके लिए मेरे को अलग से आपसे बात करनी पड़ेगी। तो बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जैसे हायर रैंक के स्टूडेंट्स हैं 5000 हैं, तो आप ये मान के चलिए कि स्टूडेंट्स का क्रेज़ है, अब स्टूडेंट का क्रेज़ है एमबीएम की तरफ ज़्यादा क्रेज़ है, सीएससी में सीटी की तरफ आरटी की तरफ क्रेज़ ज़्यादा है, तो ज़्यादा हायर रैंक के स्टूडेंट्स को ये नहीं मिल पाएगी। तो आपको अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग देख लेना है और ये मान के चलिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो डिसाइड विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। जिनकी अच्छी रैंक नहीं है, जिनकी अच्छी रैंक आई उनको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, उनको इजीली वहाँ पर जो भी वो चाह रहे हैं वो मिल जाएगा। तो जिनकी अच्छी नहीं आ रही है तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि उनको क्या करना है। अगर उनको दो क्वेश्चन है कि आई वांट पॉपुलर ब्रांच, अगर आप ये है कि मुझे सीएससी चाहिए, पॉपुलर ब्रांच चाहिए, है ना, आपकी रैंक भी उतनी अच्छी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, लोअर टायर कॉलेज के लिए सीएससी ब्रांच ट्राई कर सकते हो। तो आपको लोअर टायर कॉलेज में जाना ही पड़ेगा। आप सोचो कि आपकी रैंक भी कम है और सीएससी ब्रांच बहुत ऊपर के जहाँ पर स्टूडेंट का क्रेज ज़्यादा उनमें मिल जाए, तो वो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। दूसरा केस ये है कि आई वांट गुड कॉलेज, मतलब
ये दूसरा होता है कि मुझे तो अच्छा कॉलेज चाहिए, चाहे ब्रांच कोई सी भी चल जाए। तो अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है, अगर आप दूसरी जो नॉन प्रीफर्ड ब्रांच होती है जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इस तरह की जो ब्रांचेज है वहाँ पर आप जा सकते हो। तो आपको ब्रांच के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। अगर आपको अपनी मनपसंद ब्रांच चाहिए तो फिर आपको कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इन दोनों चीज़ों में से आपको एक डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। आप दोनों नावों पे एक साथ सवार नहीं हो सकते। तो ये मैंने आपको बता दिया। जिनकी अच्छी रैंक नहीं है तो उनको क्या करना है, अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको नॉन प्रीफर्ड ब्रांचेस पे जाना पड़ेगा। अगर आपको पॉपुलर ब्रांच चाहिए, आपकी रैंक अच्छी नहीं है, तो आपको लोअर टायर कॉलेज वहाँ पर चूज़ करने ही पड़ेंगे। उसके बाद अच्छी रैंक नहीं है आपको कैसे, ये मैंने बता दिया। तो इनके क्या फ़ायदे नुकसान है कि अगर पॉपुलर ब्रांच ले लेते हैं और आई वांट गुड कॉलेज ले लेते हैं तो इनके क्या फ़ायदे नुकसान है वो मैं बात कर लेता हूँ। मान लीजिए आपने किसी कॉलेज में, लोअर टायर कॉलेज में अच्छी ब्रांच ले ली, तो आपका सवाल है क्या, कैन आई चेंज अ कॉलेज, मतलब आप क्या आगे चल के कभी कॉलेज चेंज कर सकते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में? तो हाँ, इसका रूल्स है, आप कॉलेज चेंज कर सकते हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। मान लो आपको आरटीयू एफिलेटेड में होता है, आरटीयू से में होता है, बीकानेर टेक्निकल से होता है, तो आप आरटीयू से आरटीयू में चेंज करने के रूल्स हैं, बीटीयू से बीटीयू में चेंज करने के रूल्स हैं। बट ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस होता है। एक तो आपको कोई बताएगा नहीं, आपको कॉलेज वाले बिल्कुल ही नहीं बताएंगे, और मुझे आप सपोर्ट कर नहीं रहे तो मैं तो आगे आपको कहाँ से, मैं भी कहाँ तक बता पाऊंगा। बट अगर आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरे पास इतनी परफेक्ट सारी नॉलेज है, आपको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। मैंने जो डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर कर दिए, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता उनके बेसिस पर। तो वही है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँगा तो उसको कोई चैलेंज कर नहीं सकता। तो आप यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं, बट कॉलेज, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, वो आपको कॉलेज छोड़ने नहीं देगा और वो आपको डराने की कोशिश करेगा। बट यही है कि रूल्स तो है, आप चेंज कर सकते हैं। कैसे करते हैं, क्या तरीके हैं, वो मे बी मैं आपको फ्यूचर में बता पाऊँ, बट आपको वैसे तो कोई बताने नहीं वाला। बट रूल है कि आप चेंज कर सकते हैं। सो दूसरा जो केस है कि आई वांट गुड कॉलेज, मान लो आपको गुड कॉलेज चाहिए अभी, है ना, अभी आप ब्रांच पे ध्यान नहीं दे रहे, आपको कैसे भी करके गुड कॉलेज चेंज कर जाए। तो इस केस में आता है कैन आई चेंज ब्रांच, क्या मैं ब्रांच चेंज कर सकता हूँ? तो आप, हाँ, अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल गया तो आप ब्रांच चेंज कर सकते हो। तो ब्रांच चेंज कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है उस बेसिस पर। तो अभी रीप के प्रोसेस के अंदर ही क्या होता है, एक इंटरनल स्लाइडिंग का प्रोसेस होता है। मान लीजिए आपको एमबीएम जोधपुर चाहिए था, बस सीएसई नहीं मिली, आपको दूसरी ब्रांचेस मिल गई जो आपको पसंद नहीं है। तो होता क्या है कि अपवर्ड मूवमेंट तक जाते जाते सीएसई में बहुत सारी सीटें खाली होंगी। तो जैसे सीएसई में सीटें यहाँ पर खाली होंगी, आरटी कोटा में, सीटीयू उदयपुर में, अपने अपने रीजन से सीटें खाली होती जाएंगी। तो इंटरनल स्लाइडिंग कॉलेज लेवल पर होती है, तो वो आपकी वापस मेरिट लिस्ट बनाएगा और आपको हायर ब्रांचेस के अंदर शिफ्ट करता जाएगा। तो इंटरनल स्लाइडिंग की हेल्प से अगर आपको मान लो मैकेनिकल सिविल मिली है एट द टाइम एमबीएम में, तो आप ये सारी चॉइसेस की तरफ जा सकते हो इंटरनल स्लाइडिंग के प्रोसेस से। तो एक तो ये तरीका हो गया। उसके बाद ये सीटें खाली क्यों होती हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स को और अच्छे दूसरे कॉलेज मिल जाते हैं, तो वो यहाँ की रीप की सीटों को छोड़ के चले जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरिट काफी डाउन चली जाती है, अपर राउंड मूवमेंट सेकंड तक जो इतनी अभी हाई दिख रही है वो काफी ज़्यादा डाउन चली जाएगी, जिनको मैं स्टार्टिंग में बताते जा रहा था। अगर आप मेरा स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो होता क्या है कि फिर डायरेक्ट एडमिशन का भी राउंड आ जाता है वैकेंट सीट पर। तो स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन लिया होता है तो वो अपनी ब्रांच चेंज करने के लिए दूसरे कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी सीटें खाली होती हैं। तो इस तरीके से इंटरनल स्लाइडिंग प्रोसेस जब आप करते हो तो इंटरनल स्लाइडिंग में आपकी ब्रांच चेंज होने की पॉसिबिलिटी होती है, श्योरिटी नहीं होती बट पॉसिबिलिटी होती है। तो पिछली बार भी एमबीएम में काफी, एमबीएम और सीटीयू में काफी ज़्यादा इंटरनल स्लाइड करके इधर से उधर स्टूडेंट बहुत सारे शिफ्ट हुए थे। उसका पूरा डेटा मेरे पास है, कैसे कैसे शिफ्ट हुए थे, तो मैं इसका अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा। इंटरनल स्लाइडिंग में पिछली बार किस तरीके से एमबीएम में और बाकी टॉप के जो कॉलेजेस में किस तरीके से स्टूडेंट शिफ्ट हुए थे, कौन कौन हो पाता है, कौन कौन नहीं हो पाता है, तो इसका मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो एक तो तरीका ये हो गया आपके पास इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू, और आप दूसरा ब्रांच चेंज कर सकते हो आफ्टर फर्स्ट ईयर। मतलब जब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद भी ब्रांच चेंज कर सकते हो। मान लो अभी आपको ब्रांच अच्छी नहीं मिली बट कॉलेज अच्छा मिल गया, तो आप सेकंड ईयर में आने के बाद भी ब्रांच चेंज कर सकते हो कुछ सीट्स पर, मतलब सभी पर नहीं। उसके लिए आपको अपने फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे और कुछ सीट्स पर आपको एडमिशन मतलब ब्रांच चेंज करने का चांस मिलता है। उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिवाइज चॉइस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक अपवर्ड मूवमेंट का भी पार्ट होता है। और मैंने आपको बता दिया कि अपवर्ड मूवमेंट के राउंड तक आते आते बहुत सारा चेंज हो जाएगा, कट ऑफ बहुत रिड्यूस हो जाती है, काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी, और कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाएगी। मतलब कॉलेज चॉइसेस में जो अभी आपको दिख रही है उन सारी चीज़ों में बहुत सारा कुछ चेंज हो जाएगा। तो टोटल 9 राउंड्स होते हैं। अभी आप बहुत सारी टेंशन ले रहे हो, मुझे क्या मिलेगा, ये नहीं मिल रहा, आप रैंक को, कट ऑफ को देखकर घबरा रहे हो, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप समझदारी से काम लो, मैं आपके साथ हूँ। और अपवर्ड मूवमेंट तक जाते जाते जो भी ईमानदारी से, जो सिंसियरिटी के साथ हेल्प ले रहा है उसको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बस वो टाइम पास करने के लिए वीडियो देख रहा है, अधूरी नॉलेज ले रहा है, उसका कुछ नहीं हो सकता। जो जिसके पास अच्छी नॉलेज कलेक्ट हो रही है और जो सीरियसली चाह रहा है कि उसको अच्छा कॉलेज मिले तो उसको मिल जाएगा, और जो सिर्फ टाइम पास के लिए वीडियो देखता है, अननेसेसरी कमेंट करता है, तो उसको तो मुश्किल ही है। तो टोटल आप जानते हैं कि टोटल 9 राउंड्स हैं काउंसलिंग के इस पूरे री प्रोसेस के अंदर, तो बहुत कुछ चेंज होता है 9 राउंड्स के अंदर। तो आप जानते हो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे कि मॉक राउंड अलॉटमेंट, ये जो मॉक राउंड है ये रियलिस्टिक नहीं है, बस ये आपको शो ऑफ करने के लिए कि क्या मिल सकता है, बट ये रियलिस्टिक नहीं है। इसके बाद बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। आफ्टर नॉर्मल अलॉटमेंट क्या होता है कि जब नॉर्मल अलॉटमेंट हो जाएगा राजस्थान राउंड का, तो अभी जो मेरिट आई है उसमें काफ़ी तो टीएफडब्ल्यूएस में ज्वाइन कर लेंगे। अभी जो आपको मेरिट दिख रही है तो उसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट हैं, 200-300 के अंदर, तो 300 के अंदर तो टीएफडब्ल्यूएस सीट्स को भी चूज कर सकते हैं। तो वहाँ पर टीएफडब्ल्यूएस के हाई रैंकर होते हैं, तो वो आपके लिए सीटें खाली छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आफ्टर नॉर्मल अलॉटमेंट 50% क्या करते हैं, अपवर्ड मूवमेंट के लिए ऑप्ट करते हैं। एंड कंप्लीट ऑर्डर चेंजेस, तो उसकी वजह से क्या है कि जो भी प्रेफरेंस चॉइसेस है सबकी बदल जाती है। तो फाइनल मतलब जो नॉर्मल अलॉटमेंट आएगा, तो नॉर्मल अलॉटमेंट में जनरली बहुत कम कैंडिडेट हैं जो सीट लेते हैं, जिनको सीएससी मिल जाती है टॉप के कॉलेज में, वही लेते हैं। अदरवाइज उसके अलावा जितने भी हैं वो सब अपवर्ड मूवमेंट पे जाते हैं। तो अपवर्ड मूवमेंट पे 80-90% कैंडिडेट जाता है, तो उससे पूरी शफलिंग चेंज हो जाती है। तो जैसे जैसे अपवर्ड मूवमेंट पे जाते हैं तो कट ऑफ रिड्यूस होगा। तो उसके अंदर क्या है कि बहुत सारे ड्रॉप कर देते हैं, हायर रैंक के उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो टीएफडब्ल्यूएस में सीट मिल जाती है, या फिर किसी दूसरे रीजन से कई स्टूडेंट ड्रॉप कर देते हैं, जैसे एक साल उनको तैयारी करनी है तो उनके अपने अपने पर्सनल रीजन से, और कट ऑफ रिड्यूस होती जाती है। तो आपको चांस उतने ही बढ़ते जाते हैं अपवर्ड मूवमेंट होते होते। तो राजस्थान कैंडिडेट के लिए इस बार 2 अपवर्ड मूवमेंट के राउंड रखे हैं। इसका भी डिटेल वीडियो में अलग से आपको बना के समझा दूंगा कि कैसे आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। बट अभी के लिए आप ध्यान रखो कि आपको चॉइस फिल करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि आपकी ऊपर की चॉइस क्या है, जो भी आपको मिल रहा है उससे ऊपर की चॉइस क्या है, क्योंकि अभी जो आपको दिख रहा है वो तो आपकी रहेगी नहीं, आपको ऊपर की ही चॉइसेस मिलने वाली है। तो ऊपर की चॉइसेस मिलने के लिए आपको ठीक से देखना पड़ेगा कि आपको क्या मिल रहा है, तभी आप एक सही डिसीजन पे पहुंच सकते हो। सो फिल चॉइसेस कंसीडरिंग अपवर्ड मूवमेंट को ध्यान में रखते अपनी चॉइस को फिल करो।
अभी मॉक राउंड में आपको जो मिला है वो तो 80-90% स्टूडेंट का चेंज होगा ही होगा, इसलिए अपर चॉइस को ठीक से फिल करके एक बार देख लो कि अपवर्ड में आपको क्या मिल सकता है। तो इस चीज़ को आप देख लेना। उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान में रखना। सो इट गिव्स यू अ चांस एट बेटर ऑप्शंस, मतलब ये आपको अच्छे अपवर्ड मूवमेंट क्या देता है कि ये आपको बेटर ऑप्शंस के चांस देता है। अगर आपकी ड्रीम कॉलेज नहीं मिल रहा है राउंड फर्स्ट के अंदर, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगले राउंड में आपको जैसी सीट वैकेंट होगी तो आपको आपका कॉलेज मिल जाए। अगर आपको हायर चॉइसेस नहीं मिल रही हैं अभी, मतलब आपकी रैंक कम है और आपको हायर चॉइसेस के कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, बट जैसे ही काफ़ी कुछ स्टूडेंट वहाँ से सीट को ड्रॉप करेंगे तो यू मूव इनटू द सीट बट ओनली इफ़ यू लिस्टेड इट अबव योर करंट वन, मतलब आपको ऊपर की चॉइसेस मिल जाएंगी। तो आपकी जो करंट जो आपको ब्रांच मिली हुई है, तो अगर आपकी वो मिली हुई है और ऊपर सीट खाली होती जाएंगी तो आपको ऊपर की चॉइसेस यहाँ पर मिलती जाएंगी। बिना अपवर्ड मूवमेंट के आप वहीं पर लोअर ऑप्शंस में फंस जाओगे। अगर आपने अपनी ऊपर की चॉइस को सही से नहीं कर रखा है तो वहीं की वहीं अपवर्ड मूवमेंट में नो चेंजेस भी आता है। तो अगर आपकी अपर चॉइस सही नहीं होंगी तो कई बार आप वहीं पे स्टक होकर रह जाओगे, फंस के रह जाओगे, क्योंकि उसके अंदर अपवर्ड मूवमेंट करने के बाद काफ़ी स्टूडेंट का यही रिप्लाई आता है कि नो चेंजेस, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सो एक बहुत सिंपलीफाई में मैं रिवाइज कर देता हूँ कि आप कैसे अपवर्ड मूवमेंट के लिए कॉलेज की चॉइस को फिट कर सकते हो। ऑलवेज पुट योर मोस्ट प्रीफर्ड चॉइसेस एट द टॉप, मतलब जो मोस्ट प्रीफर्ड है उनको, जो भी टॉप के कॉलेज उनको हमेशा टॉप पर रखो। अगर आपकी रैंक कम भी क्यों ना हो तो भी आपको टॉप कॉलेजेस अपनी ऊपर की प्रायोरिटी पर रखने हैं, क्योंकि आपको जो लेटर के जितने भी राउंड्स होंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको टॉप कॉलेज और टॉप ब्रांच वहाँ पर आपको मिल जाए। सेकंड इज डू नॉट स्किप चॉइसेस थिंकिंग आई वॉन्ट गेट दैम, मतलब ऐसा सोच के कि नहीं मुझे तो नहीं मिलेगा। काफ़ी बच्चे मायूस हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, मेरी तो रैंक ज़्यादा है, मुझे नहीं मिलेगा। तो ये सोच के आप अपर की चॉइस को ऐसा नहीं कि फिल करना छोड़ दो। अगर आपको अपर की चॉइस अच्छी लग रही है तो अपर की चॉइस फिल करो, अपने रिलेवेंट भी चॉइस रखो, बट अपर की चॉइस भी लेकर रखो। क्या पता आगे वाले राउंड में किसी को नहीं पता रहता और हो सकता है कि आपको आने वाले राउंड्स में आपको सीट मिल जाए, क्योंकि काफ़ी सीट विड्रॉल्स होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट सीट छोड़ेंगे। कैटेगरी कन्वर्जन का जो रूल बताया मैंने, कैटेगरी भी कन्वर्ट होती है, जैसे कि अभी आपको दिख रहा है मॉक राउंड में कैटेगरी को किस तरीके से कन्वर्ट किया है। उसके बाद और भी वैकेंसीज यहाँ पर क्रिएट होती हैं ड्यू टू काफ़ी स्टूडेंट का चॉइस एग्जॉस्ट हो जाता है, उसकी वजह से काफ़ी सीट वैकेंट होती जाएंगी। तो इसलिए अगर आपकी हायर रैंक भी है तो अभी आपको अच्छा कॉलेज या ब्रांच मिलने के चांसेस रहते हैं। CSE के लिए अच्छे कॉलेज में बस इसमें सबसे बड़ी इशू है क्योंकि ये टॉपर चल रही है, लेकिन बाकी जो CS रिलेटेड ब्रांचेज हैं उनमें आपको मिलने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। जिनकी रैंक ज़्यादा भी है तो उनके भी चांसेस लास्ट तक बने रहेंगे। इंक्लूड बैकअप ऑप्शन एट द एंड, इसके अलावा आप अपर की चॉइस फिल करो लेकिन एक बैकअप ऑप्शन भी लेकर चलना सेफ, जिससे आपकी चॉइस एग्जॉस्ट ना हो। एंड योर लिस्ट विद सेफ ऑप्शंस, आपकी जो लिस्ट है उसको सेफ ऑप्शन के साथ एक बार फिल करते हुए चलना, जिससे आपकी चॉइस एग्जॉस्ट ना हो। उसके बाद लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा इसके अपवर्ड मूवमेंट में कि बी स्ट्रेटेजिक, मैंने कहा कि आपको स्ट्रेटेजी के साथ काम लेना है, दिमाग से काम लेना है और इमोशनल होकर नहीं चलना है। तो आप मतलब इसके बारे में सोच सकते हैं कि जैसे कि आप सोच सकते हैं डोंट थिंक आई ओनली वांट, मतलब यही सोच के चलने कि नहीं मुझे तो CSE चाहिए, MBM कॉलेज में और कुछ चाहिए नहीं। इमोशनल हो गए, मुझे CSE नहीं मिल रही है, MBM में मैं क्या करूँ, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया है ना, मैं क्या करूँगा, सारा कुछ, मतलब उसमें डिप्रेशन में जाने की कोशिश करते हैं, इमोशनल होने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं सोचें, स्ट्रेटेजिक रहें, आपको आने वाले राउंड में हो सकता है कुछ अच्छे ऑप्शंस मिल जाएँ। तो अगर आप चॉइस फिल करेंगे तभी मिल पाएंगे, बट आपने CSE MBM कॉलेज फिल करके छोड़ दिया है सारी ब्रांच MBM की तो कुछ नहीं मिल पाएगा। बट आप स्ट्रेटेजिक होकर चलेंगे तो अपवर्ड मूवमेंट के राउंड में आपको मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। अपवर्ड मूवमेंट काम कैसे करता है वो एक बार मैं बता देता हूँ। लेट्स से आपने ये सारी चॉइस फिल करी हुई है, CSE MBA सेकंड पे ये भर दी। अभी मान लीजिए नॉर्मल राउंड में आपको IT और RTU यहाँ पर हो गया, जब नॉर्मल राउंड आएगा तो IT और RTU यहाँ पर हो गया। तो फिर जैसे स्टूडेंट अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करेगा तो अपवर्ड मूवमेंट के अंदर ये सारी चॉइस फिर बदलेंगी। तो हो सकता है कि अपवर्ड मूवमेंट का जो राउंड फर्स्ट होगा तो उसके बाद आपको ये वाली शिफ्ट होगी, क्या पता CSE मिल जाए RTU के अंदर, तो अपवर्ड राउंड में ये मिल जाएगा। फिर अपवर्ड राउंड 2 होगा तो उसके बाद भी आपकी और रैंक इंप्रूव होगी तो आपको हो सकता है कि यहाँ पर CSE MBA मिल जाए। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस काम करता है। इफ यू डोंट इंक्लूड CSE RTU, अगर आपने CSE RTU लिस्ट में नहीं इंक्लूड करोगे, ऐसे सोच के बैठोगे नहीं मुझे नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। अगर आप इंक्लूड करके रखोगे तो हो सकता है कि अपवर्ड मूवमेंट के बाद आपको ऊपर की चॉइसेस में से अच्छे कॉलेज मिल जाएं। अब आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स ले लेते हैं। तो इसके अलावा जितने भी वीडियोस हैं आप तो एक तो मेरी प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करके देखेंगे, मैंने सारे वीडियो गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट, प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे प्रोसेस, मतलब अगर आप पूरे चैनल को अच्छी तरीके से सर्च करेंगे ना, अगर आप सिंसियर हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए तो आपको बहुत कुछ वहाँ पर मिल जाएगा, मतलब सब कुछ वहाँ पर चैनल पे पड़ा हुआ है। बट ये है कि जो सिंसियर नहीं है, जिनको सिर्फ टाइम पास करके चाहिए कि आप तो एग्जैक्ट बता दो कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, कि मेरी ये रैंक है, मेरी ये है, एग्जैक्ट मुझे बता दो। तो एग्जैक्ट तो भाई जो बाबा लोग होते हैं, ज्योतिष लोग होते हैं, वही आपकी हाथ की हस्तरेखा देख के बता सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस में एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि एक राउंड नहीं है, मैंने बता दिया 9 राउंड है और 9 राउंड तक जाते अभी मैं आपको कह दूँ कि ये मिल रहा है, हो सकता है कि सारे राउंड कंप्लीट होते क्या पता आपको बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं जिनको बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि किसी ज्योतिष के पास जाएं, बाबाओं के पास जाएं, वही आपको एग्जैक्ट बता सकते हैं। मुझे ऐसा पर्सन तो एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, बट आपको पूरी नॉलेज दे सकता है और पूरी पॉसिबिलिटीज बता सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सर अगर मैं अपनी चॉइस फिलिंग में चेंज करूँ और कुछ कॉलेज को टॉप प्रायोरिटी पर रखूँ तो क्या मॉक राउंड भी चेंज होगा क्या, या सिर्फ ये फाइनल मॉक राउंड है? ये बिल्कुल फाइनल मॉक राउंड है, इसके बाद चेंज करते हो नहीं करते हो आपको कुछ भी सजेशन नहीं देने वाला। तो इसमें ही आपको एक ये फाइनल मॉक राउंड है, इसके बाद कोई फाइनल नहीं आएगा, इसके बाद रियल राउंड शुरू हो जाएंगे। तो 14 तारीख को TFWS के राउंड का अलॉटमेंट हो जाएगा, तो ये फाइनल मॉक राउंड है। इसके बाद तो अलॉटमेंट हर राउंड के टोटल 9 राउंड है, उनके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद सर मुझे RIT जयपुर में CSE मिली है, क्या मुझे कुछ चेंज करना है? वैसे मैं अपनी चॉइस फिलिंग से सेटिस्फाई हूँ, ऐसा लिखा लिखा था। तो अगर आपको लगता है रिवाइज करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप चॉइस फिलिंग से सेटिस्फाई हैं और आपको अभी ये मिल रहा है और इस कॉलेज से ही आप खुश हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कॉलेज चेंज करना चाह रहे हैं, इससे नहीं है खुश, तो आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ब्रांचेस का चेंज कर सकते हैं, जैसा मैंने वीडियो में बनाया। तो आप पर डिपेंड कराता है, क्योंकि एक्चुअल जो अलॉटमेंट है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। सर चॉइस ऑटो लॉक नहीं होती, क्या करनी पड़ती है? तो जैसे मैंने बताया था कि चॉइस हैं तो ऑटो लॉक हो जाएंगी, बट आई सजेस्ट खुद लॉक करो और प्रिंट आउट ले लो या सेव कर लो। सर मैंने चॉइस फिलिंग लॉक कर दी तो क्या मैं अब वापस अपडेट कर सकता हूँ क्या, प्लीज़ बताइए। यस आप अपडेट कर सकते हो, उसका मैंने प्रोसेस बता दिया, आप कैसे अनलॉक कर सकते हो। मैं जनरल रैंक कितना, EWS रैंक, JCRC CSE मिलने के क्या चांसेस हैं,
तो वही मैंने आपको बता दिया कि इस तरह के क्वेश्चंस का मैं बस जस्ट ओवरव्यू दे सकता हूँ, आइडिया दे सकता हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एग्जैक्ट तो बहुत सारे राउंड होते हैं, तो लास्ट तक ही जाके पता चल पाता है कि एग्जैक्ट इस बार क्या मिलने वाला है। तो आपको भी रियलिस्टिक होने की जरूरत है कि आपकी जैसे जनरल कैटेगरी में इतनी ज़्यादा रैंक है और आप सीएससी की डिमांड कर रहे हो, तो ये तो रियलिस्टिक नहीं है। मतलब ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल है, चाहे कितने भी राउंड फेस कर लो, तो ये रियलिस्टिक नहीं है कि आपको इतनी रैंक पे सीएससी चाहिए, तो बहुत मुश्किल है, चांसेस ही नहीं है। तो आपको अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ज़्यादा ही रैंक बाहर जा रही है उससे, तो आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको जेईसीआरसी चाहिए इस रैंक पे, तो आप कोर ब्रांचेस की तरफ जा सकते हो, जहाँ पर आपको कोर ब्रांचेस में मिल जाए और आप फर्स्ट ईयर में अच्छा परफॉर्म करो और या फिर इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट करो, तो आपको मिलने की संभावना हो। बट उसमें भी सीएससी तो फिर भी नहीं मिलेगी इंटरनल स्लाइडिंग के बाद। अगर आपकी फर्स्ट ईयर के बाद बहुत अच्छी परसेंटेज आती है तो आप ब्रांच चेंज कर सकते हो, बहुत अच्छी आने पर ही आपकी ब्रांच चेंज हो सकती है। वो भी 3-4 सीटें खाली होती हैं, तो जैसे सीएससी की इसके पास काफ़ी ब्रांच है, तो 15-20 सीटें भी खाली हो सकती हैं या 30 भी खाली हो सकती हैं। तो फर्स्ट ईयर के बाद भी 30 सीटों पर एडमिशन जेईसीआरसी में पॉसिबल है कि 30 सीटों में मिल जाए। उसके बाद कॉलेज एक ही मिलेगा या ज़्यादा, तो मैं आपको बता दूं कि हर राउंड के लिए आपको एक कॉलेज मिलेगा। जैसे टीएफडब्ल्यूएस का राउंड है तो उसमें अलग कॉलेज मिलेगा, राजस्थान राउंड आएगा तो उसमें अलग कॉलेज मिलेगा। तो जितने भी राउंड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें आपको अलग अलग आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसके अंदर कॉलेज आपको अलग अलग देखने के लिए मिल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हर राउंड के अकॉर्डिंग आपको एक सिंगल कॉलेज मिलेगा। तो अगर आप टीएफडब्ल्यूएस के सिंगल कॉलेज से सेटिस्फाई हैं तो उसमें कर सकते हैं, और नॉर्मल राउंड में जो कॉलेज मिलेगा उसके अंदर सेटिस्फाई हैं तो उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जा सकते हैं। मेरी कैटेगरी ओबीसी है, पर कैटेगरी की जगह एओआर मर्ज हो रहा है। आपके साथ क्या किया, आप हो तो ओबीसी कैटेगरी में, क्योंकि आपकी जो है वो ओबीसी की जो कट ऑफ गई है उससे आपके ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आपको क्या कर दिया है कि जो आउट ऑफ राजस्थान की 7 सीटें मर्ज की हैं, इस आउट ऑफ राजस्थान की मर्ज सीटों के अंदर आपको इंक्लूड कर दिया गया है। क्योंकि आपको जो मतलब जो ओबीसी की जो कट ऑफ गई है, ओबीसी की कट ऑफ से आपके ज़्यादा बैठ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो इसका मतलब है ओआर सीट, आउट ऑफ राजस्थान सीट मर्ज एंड यू गेट सीट इनटू इट। मतलब आपको उसके अंदर जो उनकी 15% सीट रिजर्व होती है उसके अंदर आपको सीट यहाँ पर मिल रही है। तो इसका ये मतलब है। तो आई थिंक आपके सभी डाउट्स एंड क्वेरीज इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपके कुछ क्वेरीज एंड कमेंट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। एंड जाते जाते अगेन रिक्वेस्ट है, नॉलेज समझ में आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। डोंट वरी, आई एम विद यू।